ओके, ये क्या हो रहा है? क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? कैन यू सी द स्क्रीन? Okay, 16 sum, can you read? Can you see the screen? ये क्या चक्कर है आज? आई एम नॉट एबल टू गेट इट टुडे. एक मिनट तुम रुक जाओ यार. कुछ एक मिनट है. क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? टेल मी फास्ट. क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? प्लीज टेल मी, कैन यू सी माई स्क्रीन? क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? कुछ नहीं कर सकता हूं, फिर मैं आपको क्या करूं? आई एम नॉट एबल टू इवन रिप्लाई. मैं 16 सम पर हूं. 16 सम किधर? एक मिनट उठना होगा. हाँ, आपको रुकना होगा. आई एम नॉट एबल टू ट्रेस द क्वेश्चन. हाँ, ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, प्लीज लुक एट हियर. कैन यू सी द स्क्रीन? आयुषी, स्क्रीन दिखता है आपको? क्या स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर है. एम लिमिटेड रिजोल्व. ये आपकी बुक में क्वेश्चन 16 होगा शायद. ये देख लेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है. एम लिमिटेड रिजोल्व that the company be wound up voluntarily and the ledger account is given. ये नहीं है वो. Sorry, this is not the question what we are talking about. नहीं, ये मुझे लिक्विडेटर वाला सम चाहिए ना, रिसीवर वाला सम चाहिए. Just 1 minute है. सर कौन सा, मतलब शीट में से कौन सा क्वेश्चन है? सीट में नहीं है तभी तो गड़बड़ है ना. मैं सीट में से देखो ना, 16 नंबर का क्वेश्चन है क्या? शीट में 16 16 नंबर सम. सर कॉन्फिडेंस बिल्डर्स का है. हाँ, बस वही चाहिए मुझे. मेरे को तो व्हाट्सअप कर देना. Exactly, that is what I want. This is what I want. 16 sum confidence builder. ठीक है? अरे यार, 16 सम कॉन्फिडेंस बिल्डर वाला सम चाहिए. हाँ, कैन यू सी द स्क्रीन?
Confidence Builder Limited gives the following ledger balance as on 30th September. Confidence Limited give the following ledger balance on 30th September. Land building, sundry current assets, profit and loss debit balance, debenture issue not written off, share capital, right? Debentures, mortgage loan, bank OD, creditor, income tax in arrears, mortgage loan was secured against land building, debentures were secured by a floating charge on all other assets. मॉर्गेज लोन के लिए क्या बोला है? सिक्योर्ड अगेंस्ट लोन लैंड बिल्डिंग, एंड डिबेंचर्स के लिए फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल अदर एसेट्स ऑफ ए कंपनी. Company was unable to meet the payment, therefore debenture holder appointed a receiver for the debenture holders, and he bought the land and building to auction and realized. So no debenture holder ने receiver किया, of course court की permission होती है. He realized 1,50,000. He also took charge of sundry assets of value 240 and realized 2 lakh. ध्यान से सुनना, डिबेंचर होल्डर को लैंड बिल्डिंग मिला, उन्होंने रियलाइज कर दिया है 1,50,000 में. सन्ड्री असेट्स मिला है 2,40,000 एंड रियलाइज्ड 2 लाख. सो डिबेंचर होल्डर को दो असेट दिया गया है, लैंड बिल्डिंग एंड सन्ड्री असेट. बैंक ओवरड्राफ्ट वाज सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी ऑफ 2 of the director of the company. The bank raising a demand, the director paid off due from their personal resources. सुनो, एक बैंक ओडी है था, तो बैंक ने बोला डायरेक्टर को हमें पैसा दे दो, तो डायरेक्टर ने पैसा दे की जगह डायरेक्टर ले लेंगे. इंस्टेड ऑफ बैंक रिकवरिंग मनी फ्रॉम द कंपनी, नाउ डायरेक्टर विल रिकवर, क्योंकि डायरेक्टर ने पे कर दिया है. कॉस्ट इनकर्ड बाय द रिसीवर वे 2,000 and liquidated 2,800. Receiver was not entitled to any remuneration, but the liquidator was to receive 3% fee on the value of the asset realized by him. Preference shareholder had not been paid dividend after 30th September, and interest for the last half year was due to the debenture holder. Rest of the asset were realized at 1 lakh. Prepare the accounts to be submitted by the receiver. ये जो क्वेश्चन है वो आपकी सीट में ऑलरेडी दिया गया है, राइट? क्वेश्चन आपकी सीट में ऐसे 16 दिया गया है. I'll not be able to bring back the question from you, but the topic is about the receiver. Receiver क्या होता है कि when the person doesn't get money, he can go to the court, बोला मुझे पैसा नहीं मिलता है, मेरे लिए आप कोई receiver appoint करो. If court is satisfied, तो रिसीवर अपॉइंट करते हैं. अब दो आदमी हो गया, रिसीवर, लिक्विडेटर. कोर्ट कुछ असेट रिसीवर को देगा और बोला आप अपना पैसा लो, उसके पहले का भी सब पैसा एज पर द ऑर्डर आप पेमेंट करना. देन द रिसीवर विल टेक द मनी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु अपॉइंटेड. Go to the liquidator as usual. So हमको लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन पूछा है, प्रिपेयर द अकाउंट टू बी सबमिटेड बाय रिसीवर एंड लिक्विडेटर. मैं आपके पास अभी ये क्वेश्चन में वापस नहीं आ पाएगा. I can only say one thing, कि we will prepare liquidators final statement of account, receivers final statement of account. Receiver final statement of account पहले बनने वाला है. उनके पास दो असेट है ये प्रॉब्लम में, एक कुछ लैंड बिल्डिंग है और एक सन्ड्री असेट्स है. ऑब्वियसली लैंड बिल्डिंग के बारे में तो मैं बोल सकता हूं कि लैंड बिल्डिंग किसको तो सिक्योर्ड था, मॉर्गेज लोन, तो ऑब्वियसली रियलाइजेशन फ्रॉम लैंड बिल्डिंग तो मॉर्गेज लोन में आएगा. रिसीवर इज अपॉइंटेड बाय डिबेंचर होल्डर, तो जब तक डिबेंचर होल्डर का टर्न नहीं आता है, until the preferential creditors are paid, सब रिसीवर के पास होगा. एक बार डिबेंचर होल्डर पे हो गया बाय द रिसीवर, बाद में सब असेट जो बचा है वो लिक्विडेटर को जाने वाला है. सो विद दिस बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड के साथ हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं. ये बैकग्राउंड के साथ हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, लेट्स राइट. सॉल्यूशन भी लिखते जाओ. जस्ट 1 मिनट. 16 सम आपकी जो क्वेश्चन सीट में आपके पास है उसका सॉल्यूशन लिखते जाओ. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ही नहीं है वो क्वेश्चन.
जस्ट 1 मिनट। अब मुझे अमाउंट बोलते जाना। अरे यार ये क्या हो रहा है आज, सब लेक्चर में उलट पुलट हो रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव ए क्वेश्चन। ठीक है, एनीवे हम लोग हेडिंग देंगे रिसीवर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। माय प्रॉब्लम इज विथ माय क्वेश्चन बुक, आई डोंट नो क्या हो गया है। अंश मुझे जरा पीडीएफ भेज दे मेरा पर्सनल व्हाट्सएप पर जल्दी से। अंश मुझे जल्दी से भेज दे जरा पर्सनल व्हाट्सएप पर क्वेश्चन शीट, रिसीवर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसीवर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ओके, आप समझ जाएंगे ऑफ कोर्स क्वेश्चन। रिसीवर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मुझे हेल्प करते जाना। ओपनिंग कैश बैंक पूछा है तो पेपर में ओपनिंग कैश बैंक देखो, असेट साइड में टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज दिया ही नहीं है, देयर इज नो ओपनिंग कैश इन बैंक। फिर कौन सी असेट्स दिया है उसको? दो असेट, लैंड बिल्डिंग एंड अदर असेट। असेट रियलाइज्ड, असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ओके, उसको असेट दिया था, अब देखिए उसको कौन सा असेट दिया है। अंश ये पीडीएफ अभी ग्रुप देख सके, उनको पास सर्च करने का टाइम नहीं होगा। 16 सम कौन सी असेट दिया है हमने? He took charge of sundry assets. Okay, sundry assets। वैसे तो बुक वैल्यू 240 था, उसने कितना अमाउंट रियलाइज किया है? सन्ड्री एसेट्स ऑफ 240 रियलाइज 2 लाख रुपीस। ओके, फिर सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी, रिसीवर का आया। He bought the land bidding to auction and realized 150। लैंड बिडिंग से कितना है? रिसीवर ने लैंड बिडिंग ऑक्शन में लिया, 150 रियलाइज किया। उसमें से किसको पैसा देना था? मॉर्गेज लोन का। ऑब्वियसली अब देखिए लाइन नंबर 4 में लिखा ही ऑल्सो टुक, लाइन नंबर 4, रिसीवर फॉर द डिबेंचर होल्डर वाज अपॉइंटेड, he bought the land building into auction and realized 150। he also took charge of sundry assets of 240, realized 2 lakh। अच्छा, ये लैंड बिल्डिंग किसके लिए सिक्योरिटी था? मॉर्गेज लोन, तो उनका पेमेंट कर देंगे बस। रिसीवर के पास दो ही असेट है एंड ही इज सपोज टू पे अप टू डिबेंचर होल्डर। तो क्या क्या होगा? एक रिसीवर एक्सपेंस होगा, फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, पे कर देगा वो, एंड देन डिबेंचर होल्डर्स। बाद में जो बचेगा पेमेंट, ओके, उतना कैश हम लिक्विडेटर को दे देंगे। क्या आप बता सकते हैं रिसीवर एक्सपेंस कितना है? क्या आप बता सकते हैं रिसीवर एक्सपेंस कितना है? 2000। क्या आप लायबिलिटी साइड चेक करके बता सकते हैं
का कोई प्रीफरेंशियल क्रेडिटर है? क्या कोई प्रीफरेंशियल क्रेडिटर है? आप ध्यान से देखो, इनकम टैक्स असेसमेंट इज कंप्लीटेड इन जुलाई 3। हमारी बैलेंस शीट कौन सी डेट की है? मेरी बैलेंस शीट सितंबर 3 की है। ऐसा मैं क्यों पूछा कि मेरी बैलेंस शीट कौन सी डेट की है? क्योंकि रूल ये है कि एनी गवर्नमेंट टैक्स ड्यू इन लास्ट 12 मंथ, जो भी गवर्नमेंट को टैक्स मुझे लास्ट 12 मंथ में पे करना होता है, मेरा प्रीफरेंशियल क्रेडिटर होता है। तो असेसमेंट मेरा जुलाई में कंप्लीट होता है। असेसमेंट कंप्लीट होते पर गवर्नमेंट डिमांड करती है, तो दोनों ईयर का असेसमेंट अभी अभी जुलाई में ही कंप्लीट हुआ। तो both these demand are preferential creditor payable in last 12 months. Government tax due payable in last 12 months are a preferential creditor. Government tax due in last 12 months of winding up is a preferential creditor. तो असेसमेंट अभी अभी जुलाई में ही कंप्लीट हुआ है बोथ द ईयर का, सो डिमांड अभी रेज हुआ है, सो दे आर प्रीफरेंशियल क्रेडिटर। अंश ये बात समझ में आया? बाद में डिबेंचर होल्डर हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज, मेरे पास 13% डिबेंचर है 1,50,000 का, इन्हीं के लिए मैंने रिसीवर अपॉइंट किया है। तो जब तक डिबेंचर होल्डर का पेमेंट का ऑर्डर नहीं आता है, तब तक का सब असेट और पेमेंट रिसीवर करेगा। कोई इंटरेस्ट वगैरह के बारे में दिया है? इंटरेस्ट वगैरह के बारे में कुछ लिखा है नीचे? समवेयर लास्ट लाइन किधर तो लिखा होगा ना, रिसीवर कब अपॉइंट हुआ है, इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा है? आई एम नॉट एबल टू फाइंड, छोटा छोटा दिखता है ना मेरे को। पेमेंट कब हुआ है? व्हेन इज द पेमेंट मेड? क्यों? Receiver, the receiver was not entitled to remuneration. Preference holders had not been paid for the period after September. हाँ, इंटरेस्ट लिखा है ना, for the last half year was due to debenture holder. हाफ ईयर इंटरेस्ट लिखा है, डेट ऑफ पेमेंट वगैरह कुछ बोला नहीं है, इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। तो आप बता सकते हैं कितना है? हाउ मच इज दैट? बता दो जरा, हाफ ईयर का इंटरेस्ट के बारे में क्या दिया है? हाफ ईयर के इंटरेस्ट के बारे में क्या दिया है? 1,50,000 इंटू 13%, दैट्स 975। ओके, अब जो बचा हुआ अमाउंट होता है ना, वो हम लिक्विडेटर को दे देंगे, कैश ट्रांसफर्ड और हैंडेड ओवर टू लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर आगे पेमेंट करेगा। डिबेंचर एंड प्रेफरेंशियल के आगे कौन होगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होगा, प्रेफरेंस होल्डर होगा और इक्विटी शेयरहोल्डर होगा। कितना पैसा बचा है आप बता सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना मनी बचा है? कितना पैसा बचा है? $82,250, ठीक है। तो बताइए, रिसीवर फाइनल स्टेटमेंट। अंश, आयुष, आप क्या समझे कि रिसीवर इज अपॉइंटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन
Appointment of court is permission of the court is required. Court will hand over some assets to receiver who will sell the asset until the person who appointed a receiver, whose benefit the receiver is appointed, is paid. Prior to that, all previous person is also paid. जैसे हमारे में डिबेंचर होल्डर के लिए रिसीवर अपॉइंट किया है, तो उसके पहले जिसका भी नंबर होता है, सिक्योर क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सबको पेमेंट हो गया. बचा हुआ कैश विल बी ट्रांसफर टू लिक्विडेटर. अब लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट. Liquidator's final statement of account. Liquidator's final statement of account. Receipt and payment. Cash and bank transferred from receiver. अभी क्या होगा? अब बाकी की जो असेट है वो ये बेच देगा. Assets realized, remaining assets. हमने एक मिस कर दिया है. नहीं, बराबर है. Asset realized, obviously वो not specifically pledged है. स्पेसिफिकली प्लेज तो डिबेंचर होल्डर ने बेच दिया था. तो कौन सी असेट्स है नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड? एक ही तो है, सन्ड्री असेट्स. आप चेक करो, आपके पास दो ही तो असेट है. आप रीड करने के बाद बता सकता है सन्ड्री असेट्स का कितना पैसा आया. रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स, वी हैव टू असेट्स ओनली. एक लैंड बिल्डिंग था और एक सन्ड्री करंट असेट्स था. क्या आप क्वेश्चन रीड करके बता सकते हैं सन्ड्री असेट्स का कितना पैसा आया? लिखा है cost incurred by receiver were 2000, liquidated 2800. Receiver was not entitled to the remuneration, but liquidated 3%. Preference holders had not been paid. Last line of the question, rest of the asset realized 1 lakh. All sundry assets बेच के कितना पैसा आया है? 1 lakh. बस, और कुछ नहीं है. बस दो ही असेट है इसके पास. फॉर्मेट के हिसाब से जाएंगे. ठीक है, चलिए पेमेंट. पेमेंट याद करिए, लीगल एक्सपेंस, liquidators remuneration, liquidators expense, फिर liability, having floating चार्ज हम पेमेंट नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो रिसीवर ने कर दिया है. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी रिसीवर ने कर दिया है. पहले की सब पेमेंट उसको करना था एंड क्रेडिटर को हम लोग करेंगे. लीगल एक्सपेंस, लिक्विडेटर एक्सपेंस,
लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, लायबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर रिसीवर ने पे कर दिया, वी विल पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लीगल एक्सपेंस हमको नहीं है। हाँ, कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंस है 2800 एंड लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन भी है 3% ऑफ द असेट रियलाइज्ड। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में देखो कौन कौन है, चेक करो क्वेश्चन। ट्रेड क्रेडिटर है, चेक करिए ट्रेड क्रेडिटर कितना है। ट्रेड क्रेडिटर आर 32,000। इन प्लेस ऑफ बैंक ओडी, क्योंकि बैंक ओडी डायरेक्टर ने पर्सनल पे कर दिया तो फिर उसकी जगह भी डायरेक्टर ले लेंगे। व्हाट इज दैट अमाउंट? बैंक ओडी की अमाउंट कितना है? 30,000। सो डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ बैंक ओडी, क्योंकि बैंक ओडी डायरेक्टर ने पेमेंट कर दिया है। ओके, अब बताइए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या लिखा था? ठीक से क्वेश्चन देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या लिखा है? अमाउंट कितना? 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है। 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैड नॉट बीन पेड डिविडेंड फॉर आफ्टर सितंबर 1। अभी हमारा ईयर एंडिंग क्या है? अभी मेरा ईयर एंडिंग है सितंबर 3, मतलब 2 इयर्स का प्रेफरेंस डिविडेंड आदि नहीं दिया। 2 इयर्स का प्रेफरेंस डिविडेंड आदि नहीं दिया। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख है और एरिया ऑफ डिविडेंड बताइए। 2 इयर्स का डिविडेंड कितना होता है? 11% फॉर 2 ईयर। So 11 plus 11,000. 11% of 1 lakh. And lastly, equity shareholders. Lastly, equity shareholders. कितने टाइप का इक्विटी शेयरहोल्डर्स है? क्वेश्चन देखिए, चेक करो क्वेश्चन, चेक करो क्वेश्चन। There is only one type of equity shares. 10,000 shares of 10 each fully paid. That's it. एक ही टाइप के हैं, नहीं दो है। And 5,000 shares of 10 each 750 paid. Oh, तो एक फुल्ली पेड है, एक पार्टली पेड अप है, तो क्या करना होगा? वो तो फिर नॉस्टल कॉल वाली एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। द 2 टाइप ऑफ शेयर्स, वन फुल्ली पेड, वन पार्टली पेड। क्या आप चेक किया क्वेश्चन? देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ शेयर्स, वन फुल्ली पेड, वन पार्टली पेड। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच फुल्ली पेड है, उसके पर कोई कॉल नहीं होगा। एंड 5,000 शेयर्स ऑफ 10 इच 750 पेड है, तो उसके पर नॉशनल कॉल एडजस्टमेंट करना होगा। तो अभी कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू शेयर होल्डर, कैलकुलेशन ऑफ रिफंड टू शेयर होल्डर्स, calculation of refund to shareholders, calculation of refund to shareholders, calculation of refund to shareholder। चेक करिए कितना अमाउंट बचा है आपके पास चेक करिए
कितना अमाउंट बचा है? क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिफंड टू शेयर होल्डर, कैश लेफ्ट, आप स्क्रीन देख सकते हैं? जल्दी बोलो। यस सर। कैश लेफ्ट आफ्टर पेइंग प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स बता सकते हैं? सर 7550 पेएबल, लेफ्ट तो कुछ नहीं है। ओके, नहीं जो भी अमाउंट है माइनस भी हो सकता है ना, कोई वांधा नहीं, हम तो कॉल करने वाले हैं ना। करेक्ट, -3000। तो रियलिटी में हम कॉल पहले करते हैं, बट मैथमेटिकली ठीक है। क्या आंसर आया? अमाउंट बताओ ना कितना? 7550 माइनस की प्लस? माइनस। श्योर? ठीक है, फिर नॉशनल कॉल, जो एक ही है ना, पार्टली पेड अप वाला। नॉशनल कॉल कितना? 5000 शेयर्स एट 2.50, ये हो गया 12,500। तो कितना है कैश अवेलेबल? What is total available? $4950। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताइए। 15,000 अभी, और 10,000 फुली पेड था, 5,000 का कॉल किया। सो रिफंड पर शेयर बताओ। 4950 रिफंड पर शेयर 0.33। तो अभी इसका ब्रेकअप क्या है? फुली पेड 10,000 शेयर्स वाला, बराबर ना? रिसीवेबल कुछ नहीं है उनसे, नील। रिफंडेबल 33 पैसे पर शेयर, नेट रिफंड पर शेयर, टोटल रिफंड और दूसरा पार्टली पेड 5,000 शेयर्स, ₹2.50 पर इक्विटी शेयर। रिफंड 33 पैसे पर शेयर, नेट रिसीवेबल 2.17। So 5,000 shares into 2.17, 5,000 share into 2.17,
is 10,850. Total receivable. आयुषी, तुमको ये कैलकुलेशन समझ में आया है? हंस? हाँ सर, समझ में आया। सेम उसी के जैसा ही है ना? देखो, कैलकुलेशन ऑफ रिफंड टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, कैश लेफ्ट आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स -7550 है। सो रियलिटी में ये पहले कर देते हैं कैलकुलेशन बिफोर पेइंग प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स। एनीवे, नॉशनल कॉल, एक 10,000 शेयर्स तो फुल्ली पेड है, तो 5,000 शेयर्स पार्टली पेड पर ₹2.50। टोटल अवेलेबल 4950। नंबर ऑफ शेयर्स 15, सो 33 पैसे। तो जो फुल्ली पेड है उसको पेड में ₹2.50 रिसीवेबल है, 33 पैसे रिफंडेबल है, नेट रिसीवेबल। सो दोनों आ जाएगा। कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी, एक जन से हम पैसा लेने वाले हैं। 5,000 इक्विटी शेयर्स है 2.17, so that comes 10,850। और एक को हम पेमेंट करने वाले हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स at 33 पैसे पर शेयर, that comes 3,300। तो आप टोटल करेंगे तो दोनों टैली हो जाएगा। चेक करो। ये हमारा क्वेश्चन सीट का 16 सम था। कितने लोग को ये समझ आया कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिसीवर? आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो, मुझे भी मालूम पड़े कितने लोग को समझ में आया। कॉन्सेप्ट ऑफ रिसीवर, आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो। Oh, 10 of you have understood. Wow. चलो, कहना टॉपिक का एक आखिरी पार्ट बचा है, उसको बोलते हैं बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। फिर ये टॉपिक खत्म होता है। थोड़ा स्पीड करेंगे तो हो जाता था आज। लेट्स सी। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। सर, ये क्वेश्चन जो हमने किया वो लाइक बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर के नीचे दिया है आपने, तो ये उसका पार्ट नहीं हो गया? नहीं, दैट्स ओके, दैट्स ओके। वो मैंने पीछे से ऐड किया था, इसके लिए एंड में दिया है। ओके, हो गया ये? कम ऑन। सो अभी आपको आगे लिखना है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। लेट्स सी ये क्या होता है। नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। Shareholders are called contributors for the purpose of liquidation. As soon as winding up order is issued,
shareholders right to transfer the shares stops such shareholders are called a contributory. इसका मतलब क्या? जैसे ही कोर्ट ने वाइंडिंग अप ऑर्डर दे दिया, ट्रिब्यूनल ने वाइंडिंग अप ऑर्डर दे दिया, जैसे ही कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर आ गया, बाद में शेयर होल्डर अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, अपना शेयर होल्डर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम क्या नाम दिया गया है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो हमारे है वो ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी है, वो है ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी. इफ द अमाउंट रियलाइज्ड by selling the asset is not sufficient for payment to creditors, then a liquidator makes a call from partly paid shareholders. मतलब क्या? सपनों कंपनी ने एसेट बेच दिया, बट स्टिल कंपनी नीड्स मनी, तो जो पार्टली पेड अप शेयर होल्डर है, पार्टली पेड शेयर कैपिटल है, ऑब्वियसली हम कॉल करेंगे, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आर सपोज टू पे मनी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आर ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी. अब क्वेश्चन है कि इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो क्या हम प्रीवियस आदमी से पैसा ले सकते हैं? आई रिपीट माई क्वेश्चन. अब सपोज कोई कंपनी डूबने वाली है ना, तो एंड पार्टली पेड शेयर है, कंपनी डूब रही है, अभी कोई चांस नहीं है बचने का, तो सपोज प्रमोटर है ना, अपने नौकर के नाम पर, सर्वेंट के नाम पर सब शेयर्स दे दिए, तो सर्वेंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो गया वाइंडिंग अप के जस्ट पहले. फिर लिक्विडेटर ने कॉल किया कि भाई पार्टली पेड अप शेयर होल्डर्स आप सब पैसा दो, तब जो सर्वेंट है बोलता है मेरे घर पे तो कोई पैसा नहीं है, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया. तब क्वेश्चन है, सर्वेंट को किसने दिया था? पहले के मालिक लोगों ने. क्या हम उसको पकड़ सकते हैं, प्रीवियस आदमी को? दैट्स अ क्वेश्चन. इफ एनी ऑफ ए लिस्ट contributory is insolvent, then liquidator identifies its previous holders who have transferred shares to current shareholders. So हमने क्या बोला कि भाई कंपनी मालिक लोग ने क्या किया, जस्ट वाइंडिंग अप के पहले अपने सब शेयर सर्वेंट को दे दिया, पार्टली पेड शेयर. फिर कंपनी ने कॉल किया, सर्वेंट बोलता है मेरे पास तो घर पे पैसे नहीं है. क्वेश्चन है, सर्वेंट का प्रीवियस पार्टी कौन था? वो ओनर जिसने सब शेयर्स दे दिए थे सर्वेंट को.
क्या हम उनको पकड़ सकते हैं? तो आंसर इज यस। अंडर व्हाट सिचुएशन? देखते हैं, अंडर व्हाट सिचुएशन। If any of A list contributor is insolvent, then liquidator identifies its previous holders who have transferred shares to current shareholder within last 12 months. From the date of winding up. From within the last 12 months from the date of winding up. जो भी डेट ऑफ वाइंडिंग अप है उसके पहले के 12 मंथ में जिसने भी ट्रांसफर किया उसको पकड़ सकते हैं। उसमें शेड्यूल है ना लेक्चर, मैंने मीटिंग तो सेट की थी, बच्चे लोग बोले खुशबू मैम का लेक्चर है। एक मिनट, नहीं आप देख लो ना कौन सा डिवीजन में है, वो मैडम भी होगी ना, इधर पूछ लो ना उनका क्यों। वो भी उनका लेक्चर है, शशि सर का इधर 2 है। नहीं नहीं एक मिनट, विश्वनाथ सर की जगह पर आप ले रहे हैं। एक मिनट मैं अभी बताता हूँ विश्वनाथ सर का किधर है। सर जस्ट 1 मिनट, विश्वनाथ सर का किधर है आप देखो, 1 मिनट। हाँ एनएम ना, जस्ट 1 मिनट। सर विश्वनाथ सर का ए डिवीजन में था, सेकंड लेक्चर ए में लेना था आपको। सर आप ए में ले रहे हैं, देखो मेरा मैसेज क्या था। ठीक है सर। हाँ, बच्चे लोग को पहले ग्रुप पर बोलो सर। If any of A list contributor is insolvent, then liquidator identifies its previous holder who have transferred the shares within the last 12 months from the date of winding up. अंश ये बात समझ में आई? Following are the conditions of list B contributories. Following are the condition of list B contributory. Number 1, there should be transfer of shares. There should be transfer of shares and not transmission by operation of ट्रांसफर। मतलब क्या? प्रीवियस पर्सन ने करंट होल्डर को शेयर ट्रांसफर किया है, नॉट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन किसको बोलते पता है? प्रीवियस आदमी मर गया और लीगल हेयर को शेयर मिला, उसे ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन के केस में प्रीवियस पर्सन की प्रॉपर्टी हुआ, there should be transfer to current shareholder and not transmission by operation of law। कि कोई कानून की वजह से मेरे पास शेयर्स आया करंट होल्डर के पास, तो नहीं। एंड सेकंड, द ट्रांसफर should have taken place within last 12 months from the date of winding up. Third, एक्चुअली शायद आपने ना उनको उल्टा पुल्टा लिखा है। उल्टा वाले को है ना, ये है मैं टुमारो इन प्लेस ऑफ, अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो भी चलेगा। आपने मीटिंग लिया है
नहीं, मेरा तो वो बी अभी सेक्शन में मेंटेन आपने अभी आपका लेक्चर किधर है? अभी मैं फ्री हूँ। तो आप मैं लेना भी है, लेना चाहते हैं आप ए में? नहीं, इनका 3 लेक्चर हो जाएगा, उनका ए में ऑलरेडी है बात में। ऑलरेडी 2 है मेरे ऑलरेडी बच्चे एक और है, बोर तो हो मैं जाएंगे। आप ले लो ना सर। सुसाइड किया था, उनको बोलता हूँ ज्वाइन होने के लिए, मैंने ऑलरेडी ए में हाँ, सेट किया था। ए में सेट किया है कि बी में? आपने जो मैसेज किया था नहीं नहीं, मैंने अभी तो आपको बोला आपका कौन सा डिवीजन में है। मैंने जस्ट आपको बोला ना कौन सी जगह पर लेना है। ए में बोला ना सर। हाँ, तो उधर ले लो ना। वही, हाँ वही। इनका तो है ही नहीं उधर कुछ। अभी मेरा 4th लेक्चर होगा वो। एक मिनट, आप पिक्चर में नहीं है, आपको लेना है विश्वनाथ की जगह, क्योंकि उनका और एक लेक्चर है बाद में, तीसरा भी एक है, 1 मोर फी है, तो एक ही दिन में 3 नहीं देना है ना सर। सो फॉर मी सर डिवीजन बी में जो अपना आपने सेट कराया था वैसे ही। हाँ, आपने किया है ना सेट। हाँ हाँ सेट। तो मैसेज मैंने गलत लिखा है क्या? आई डोंट। सर वो थोड़ा सा ऊपर कैसे? आपने अभी ग्रुप में डाल दो ना, आपका किधर क्या है। अभी मेरा नहीं, आपकी मीटिंग तो हमने सेट ठीक से की थी ना। मीटिंग ठीक से सेट। वो वाले ग्रुप में डाल दो, एफएम है फिर ए में, ग्रुप ए में डाल दो ना। सेक्शन ए में किसका है अभी? सेक्शन ए में प्रवीण सर ले रहे हैं ना, तो लिख डाल बच्चे को कि प्रवीण सर मीटिंग सेट किया, ज्वाइन दैट लिंक। Amount to be recovered is allocated share of loss attributed to previous shareholders। इसका मीनिंग हम देखेंगे, इसका मीनिंग देखना पड़ेगा। Unpaid amount on shares whichever is lower, इसका मीनिंग देखेंगे। हमको ये देखना है कैलकुलेशन का क्या मीनिंग है। इफ देयर आर मल्टीपल least be contributory concern liability is distributed between all shareholders between all shareholders between all shareholder were but all sorry shareholder nahi between all those be least contributory in the ratio of number of shares held by them. If the multiple list be contributory, concerned liability is distributed between all those be least contributory in the ratio of number of shares held by them. ये सब मैं बताता हूँ. I'll explain all this mathematical calculation. I'll explain all this mathematical calculation. अभी का भी बताएंगे. क्वेश्चन ये था कि if the shares are partly paid, क्या बोला मैंने? Shares are partly paid.
So obviously company will make a call. Current shareholders, जिसको हम least contributory बोलते हैं, they are supposed to pay money. But current shareholder insolvent हो जाता है, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है. So question is क्या previous person को हम कैच कर सकते हैं, तुम पैसा दो? Answer is yes, provided previous person ने within last 12 months share transfer किया and previous person proportionate share of loss bear करेगा. वो proportionate share कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको समझाएंगे. Did you copy this? क्या बताओ आपका कॉपी हो गया ये? जल्दी से बोलो आप लोग ने कॉपी या तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं. जस्ट नाउ हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पर ए लिस्ट और बी लिस्ट में डिफरेंस क्या है? मैं बताएगा सम के साथ बताता हूँ. ए एंड बी में डिफरेंस क्या, ऐसा कुछ बोल देना आप? हाँ सर. हाँ, विल सी. ए का मीनिंग देखेंगे, बी तो समझ जाएंगे. हम लोग सम में देखते हैं. कौन बड़ी? अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं. Okay, so let's look at the question. 1 minute. Question 11 है शायद. Just 1 minute. Yeah. Question 11 पर चलते हैं. Let's go for question 11. We'll be doing 11 sum. Okay, let's look at the 11 sum. In a liquidation which commenced on 1st April, certain creditor could not receive payment out of a realization of assets. हमारा लिक्विडेशन कब कमेंस्ड हुआ है? 1st अप्रैल को. क्रेडिटर कुड नॉट रिसीव. फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सर्टेन ट्रांसफर. ए बी सी डी ई शेयरहोल्डर थे, उन्होंने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए थे. ओके, किस दिन पर ट्रांसफर किए वो भी लिखा है. क्रेडिटर अनपेड एंड आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ सीसिंग टू बी ए मेंबर. ट्रांसफर किए थे ना, तब कंपनी की लायबिलिटी 5000 थी, डेफिशिएंसी 5000 था. जब बी ने ट्रांसफर कर दिया तब 6CDE. ऑल शेयर्स आर 6 पेड. सो मैक्सिमम बताइए शेयरहोल्डर कितना पैसा भर सकते हैं? करंट और प्रीवियस जो भी है, हम लोग मैक्सिमम कितना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं? ओनली 4. उससे ज्यादा तो देंगे ही नहीं. इग्नोर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस. सो हाउ द अमाउंट रियलाइजेबल फ्रॉम वेरियस पर्सन. देखो मीनिंग क्या है. क्रेडिटर कुड नॉट रिसीव मनी, मतलब कंपनी के पास पैसे नहीं है, डेफिशिएंसी है, लॉस है. तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारे शेयर्स पार्टली पेड अप है, 6 each, I mean shares of 10 each, 6 paid up, shareholder are asked to pay 4 rupees. The question है which shareholder will make payment? Which shareholder will make payment? रूल क्या है? सपोज 1/4/2004 में मेरी कंपनी वाइंड अप हो गई, तो प्रीवियस 12 मंथ कब होता है? से 1st अप्रैल 2003. इन बिटवीन किसी ने शेयर ट्रांसफर किया तो वो लायबल होगा. तो हमारे में देखो ए ने कब ट्रांसफर कर दिया? ए ने कब ट्रांसफर किया? मार्च में. ओनली 1st अप्रैल 2003 टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप 1st अप्रैल 2004 के बीच में 12 मंथ होता है. तो बताइए क्या मिस्टर ए लायबल होगा या नहीं होगा? आपको लगता है मिस्टर ए लायबल होगा तो वाई वर्ड लिखिए. आपको लगता है मिस्टर ए लायबल नहीं है तो एन वर्ड लिखिए. क्वेश्चन इज क्या मिस्टर वाई को पैसा भरना पड़ेगा? आपको लगता है भरना पड़ेगा तो वाई वर्ड लिखो.
नहीं भरना है तो एन वर्ड लिखो। और उसने वाई वर्ड लिखा नहीं ना, एन इज राइट आंसर, ऑल 10 ऑफ यू रिटर्न एन। क्यों? क्योंकि 12 मंथ के पहले ट्रांसफर किया। तो लिखो, ये बात लिख डालते पहले तो, नोट। डायग्राम भी बना देते हैं ना, डेट ऑफ वाइंडिंग अप, previous 12 months, liable only if transferred in between. Since बाद में लिखता हूं, मिस्टर ए is not liable for any liability as B list contributory. क्यों? Since he had already transferred his shares more than 12 months before the date of वाइंडिंग अप। लेकिन ये जो बीसीडी है ना, उन्होंने लास्ट 12 मंथ के अंदर शेयर ट्रांसफर किया है, सो दे विल बी लायबल। कितना लायबल होंगे देखेंगे, दे विल बी लायबल फॉर देयर शेयर ऑफ लॉस, दे विल बी लायबल फॉर देयर शेयर ऑफ लॉस। लेट्स सी इसका मीनिंग क्या है, दे विल बी लायबल फॉर देयर शेयर ऑफ लॉस। कितना लिख दिया? What is the meaning of they will be liable for their share of loss? देखते हैं, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट showing देखो फॉर्मेट क्या है पहले आप देखेंगे, डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है वो हमको देखना होगा, फिर एक नया वर्ड है हम देखेंगे, हम सीखेंगे इंक्रीमेंटल लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, इसका भी मीनिंग आप देखेंगे। इंक्रीमेंटल लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, नंबर ऑफ शेयर्स रेशियो, इसका भी मीनिंग आप देखेंगे। देन बी सी डी एंड ई। अब जो एक ही पेज में बराबर देख लेना कितनी लाइन कैसे लगेगी। एक ही पेज में ही हो जाना चाहिए, खाली अमाउंट है।
यू विल सी, समझ जाएंगे आप। नंबर ऑफ लाइन ऐसा 10 लाइन में हो जाएगा। 10 लाइन करना है, ज्यादा करना है। Date of transfer, incremental liability, number of shares ratio, ECD, समझ जाएगा। You will understand it, not to worry. So पहले से यहां से स्टार्ट करें। ए तो आउट हो गया है। बी के लिए डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? 1 में 2000। उस दिन तक का कितना लॉस है? एक्यूमुलेटेड लॉस 6000 की डेफिशिएंसी है। शेयर होल्डर विल हैव टू ब्रिंग, कौन ले आएगा? तो देयर आर 4 शेयर होल्डर, बी सी डी ई, वो सब प्रोपोर्शनेट ले आएगा। बी सी डी ई, दे विल ब्रिंग ऑल प्रोपोर्शनेटली। व्हाट इज दैट प्रोपोर्शनेटली? कितना शेयर है? 1000 शेयर, 1500, 300 एंड 200। 1000 शेयर्स, 1500, 300, 200। दैट मीन्स रेशियो क्या हुआ? 10:15:3:2। इसको इस रेशियो में उन लोग 6000 रुपीस लाएंगे, इस रेशियो में वो लोग 6000 रुपीस लाएंगे। 10:15:3:2 करिए। सो एलोकेटेड शेयर ऑफ लॉस टू बी is 2000. Allocated share of loss to C is 3000. Allocated share of loss to D is 600. To E is 400. Don't worry, every shareholder will not bring more than 4 rupees. वो तो चिंता ही मत करना। They will not bring more than 4 rupees. So इसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स रेशियो। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स रेशियो। वापस से देखिए क्या किया हमने। अप टू फर्स्ट में मेरा एक्यूमुलेटेड लॉस 6000 है, डेफिशिएंसी। तो जो भी शेयर होल्डर है उनको पैसे लाना होगा। वो आर द शेयर होल्डर। ए तो आउट है, तो बीसीडी को लाना होगा प्रोपोर्शनेटली। बट डोंट वरी, दे विल नॉट ब्रिंग मोर देन 4 रुपीस पर शेयर, चिंता मत करना। इन एनी वे दे विल नॉट ब्रिंग मोर देन। अब 1 मई के बाद 1 जुलाई है, ठीक है। अब बी ने तो अपना मैक्सिमम लॉस सफर कर दिया। अब बी शेयर होल्डर भी नहीं है 1 जुलाई को। आप बता सकते हैं मेरा इंक्रीमेंटल लायबिलिटी कितना हुआ, मेरा एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ? एक्स्ट्रा लॉस 1500 है। उस वक्त तो 20 शेयर होल्डर भी नहीं था। जब 20 शेयर होल्डर ही नहीं है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर यू आर लायबल। देखो मैंने थियरी नोट्स में ही लिखा था, मैंने थियरी नोट्स में ही लिखाया था। अब पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। 3A, अमाउंट टू बी रिकवर्ड इज एलोकेटेड शेयर ऑफ लॉस एट्रीब्यूटेबल टू प्रीवियस शेयर होल्डर। 1 मई के बाद तो बी कंपनी में शेयर होल्डर ही नहीं है। अप टू 1 मई था, तो अप टू 1 मई लायबल है। 1 मई के बाद बी इज नॉट ए शेयर होल्डर। 1 मई के बाद सिर्फ शेयर होल्डर कौन बचे हैं? CDE। 1 मई के बाद, 1 मई के बाद बताइए शेयर होल्डर कौन बचे हैं? 1 मई के बाद शेयर होल्डर कौन बचे हैं? CDE। क्योंकि तब भी तो शेयर होल्डर भी नहीं है। बोलता है ये जो एक्स्ट्रा, बोलता है मैं जब शेयर होल्डर था ना, बी क्या बोलता है? व्हेन आई वाज अ शेयर होल्डर टोटल लॉस 6000 था, आई विल बेयर माय प्रोपोर्शनेट लॉस। What B is saying, I was a shareholder up to 1st May deficiency 6000, I'll bear my share of loss. बोलता है बाद में जो एक्स्ट्रा 1500 का लॉस हो गया उस वक्त तो मैं शेयर होल्डर भी नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तब तो CDE है। तो बात तो सही है, तब B तो नहीं है। तब CDE में डिवाइड करो 1532 में, 1500 रुपीज डिवाइड करो 1532 में, 15/20, 3/20, 2/20 और 1500 डिवाइड करो 1125 और कितना आया अंश? 225, 150। I'll explain this again.
मैं वापस समझाता हूं। फिर 1 जुलाई के बाद 1 नवंबर, पता है व्हाट हैपेंड इन 1 नवंबर? हमारा लॉस बढ़ गया, my loss increased. How much my loss increased? From July to November, my loss increased by 500 rupees. My loss increased by 500. आपको यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं 1500 कैसे आया? बट दैट टाइम शेयर होल्डर कितना है? 1 नवंबर के पहले तो 1 नवंबर के बाद 1 नवंबर के बाद कौन आदमी निकल गया? सी इज नॉट देयर। उसने तो जुलाई में ही ट्रांसफर कर दिया था, उसने तो जुलाई में ही ट्रांसफर कर दिया था। ओनली डी एन ई था, 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 क्योंकि उसने तो जुलाई में ही ट्रांसफर कर दिया था। 1/11 के बाद 1 फरवरी और कितना हो गया? हाँ हाँ सर। अटेंडेंस इसमें डाउनलोड आज हो रहा है तो नाम वगैरह कुछ है ही नहीं था बच्चों का। ब्लैंक आ रहा है मतलब? हाँ मतलब नहीं, अभी कितना? अभी वैसे करते, वैसे तो हम लोग टीम में से निकल के भी आ सकते हैं, लेकिन आप टीम में से बाहर आएंगे ना, अंदर वापस आएंगे तो सब आपका अटेंडेंस वो। ये देखो सर, मैं यहाँ से डाउनलोड अटेंडेंस। हाँ तो ब्लैंक आ रहा है ना मतलब? हाँ डाउनलोड हो रहा है सेव। जब मैं उसमें जाकर देख रहा हूँ, नहीं मैं भी नहीं करता था, बट पता नहीं फिलहाल ऐसे नहीं हो रहा है, 2 महीने से ऐसा नहीं हो रहा है। देखो पूरा मतलब वो लफड़ा है। क्या करो फिर? आप टीम में से छोड़ के आ सकते हैं, बट प्रॉब्लम है वो अटेंडेंस अपलोड करेंगे ना, सब पूरा क्लास इनएडेक्वेट अटेंडेंस में आ जाएगा। तो फिर मैं एक बार मेरा लीव करके फिर वापस आऊँगा। हाँ बट प्रॉब्लम होने वाला है, लीव करके भी आएंगे तब। क्यों? अब करो तो सही, चलो लीव करके ज्वाइन तो कर डालेगा। अब लीव करो, ज्वाइन एंड डाउनलोड, क्योंकि आपका टाइम अभी वो रिकॉर्ड करेगा ज्वाइन किया हुआ। वो तो 2 मिनट पहले करेगा, 1 मिनट है। हाँ तो चलो, आज 14 है ना, लेकिन अभी तो हाँ तो पहले वाले बैच का चला जाएगा ऐसा। अब करो तो सही, फिर आगे देखेंगे। लीव करके ज्वाइन कर डालो। सो 1 फरवरी को क्या है? कितना इंक्रीमेंटल लॉस? 500 रुपीज, 1500 रुपीज, 1500। उस वक्त कौन है? ओनली ई, ओनली ई। sorry, deficiency, B list. distribution. B list contributed. B list contributed. Liquidation. Okay, liquidation. Total allocated share of loss. कितना हो गया टोटल? तभी अपलोड हो जाएगा। अभी अपलोड में लफड़ा होगा ना, वही तो बोलता हूँ, पूरा क्लास एब्सेंट में आएगा। ऐसे कैसे आएगा? आपका टाइम है, आप अब देख लेना, लेकिन बिफोर यू अपलोड ये सीधा सब। सेकंड वाले में प्रॉब्लम नहीं आएगा, पहले वाले में प्रॉब्लम आएगा। ये जो भी था, आप देखो ना, मीटिंग तो कर, अब और कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है। देखो वापस से देखो, आपकी थियरी नोट्स रीड करो, आपकी थियरी नोट्स रीड करो। आपकी थियरी नोट्स में लिखा है ईच पर्सन इज लायबल फॉर हिज शेयर ऑफ लॉस। तो हिज शेयर कैसे निकालेंगे? तो सुनना, ये तो लायबल ही नहीं था, तो अप टू फर्स्ट में ऑनवर्ड 4 पार्टनर, 4 शेयर होल्डर BCD, उनका नंबर ऑफ शेयर्स का रेशियो दिया है, एंड अप टू फर्स्ट में 6000 लॉस है, बट देयर वर 4 शेयर होल्डर, ये प्रोपोर्शनेट हो गया। बाद में B आउट हो गया, B is the no more a shareholder after 1 May,
सो जुलाई का अप टू जुलाई का मेरा एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्स्ट्रा लॉस 1500 है, बट दैट वाज ओनली, नाउ बीबी नहीं है, सी डी एंड ई। बाद में और एक्स्ट्रा लॉस 400 है, ओनली 2%, और एक्स्ट्रा लॉस में ओनली एक आदमी है, तो इसको बोलते हैं टोटल एलोकेटेड शेयर ऑफ लॉस। ये उनकी मैक्सिमम लायबिलिटी है। हावेवर इतना पैसा जरूरी नहीं वो लाएंगे, each shareholder is maximum liable for unpaid amount only. So अभी इसी के आगे लिखिए unpaid money on shares at ₹4 each। बताए ना, ये मिस्टर बी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? मिस्टर बी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 1000। मैक्सिमम वो 4000 लाएगा। सी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 1500। मैक्सिमम तो इतना ही ला सकता है। देन इसका 300, इसका 200। सो एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है? आइदर ये अनपेड अमाउंट और एलोकेबल लॉस, whichever is less. Unpaid or allocated loss, whichever is less. Unpaid or allocated loss, whichever is less. Unpaid or allocated loss, whichever is less. So, whichever is less. Either this or this. Whichever is less. Contribution. Contribution from B least contributory, इसका 2000 है, इसका 4125 है, 1125 है, 400 है। अब आप थियरी पढ़ो और ये सम का आंसर चेक करिए। अब आप थियरी रीड करो और ये सम का आंसर चेक करो। नाउ यू रीड द थियरी एंड गो थ्रू दिस सम। Each person is liable only for his allocated share of loss or actual unpaid, whichever is less. लेकिन allocated share of loss कैसे कैलकुलेट करना है वो देखिए आप, और वो आप खुद करेंगे मेरे सामने, तो आपको आइडिया आ जाएगा allocated share of loss कैसे कैलकुलेट करो। एनीवे कितने लोग को ये समझ में आ गया है? तो आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो तो जरा समझ में थोड़ा इतना, बाई चांस समझ में आए तो आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो, नहीं समझ में आए तो सब लोग को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो नॉट टू वरी, क्योंकि हम लोग सिमिलर सम और एक बार करते हैं। चलिए चलो सिमिलर समय और एक ब्लैक Bad Luck Limited went into voluntary liquidation on 2nd July 85। कौन सी डेट है ये, आपको डेट याद रखना है ना? द डेट इज 2nd जुलाई, ठीक है? 2nd जुलाई 84 कि 85? Okay. Certain creditor could not receive payment out of realization of asset and out of contribution from a least contributory. Following are the details of share transfer available. Number ABCD shareholder है, number of shares transferred है, date of transfer है, and creditor outstanding मतलब कि deficiency है, loss है. All the shares are of 10, 5 unpaid है. So obviously maximum liability of every shareholder is remaining 5.
वर्क आउट द लायबिलिटी, इग्नोर लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो इधर भी पहले के जैसे लिखो, जैसे मैंने लिखा था ना कि डेट ऑफ वाइंडिंग अप क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स, जैसे मैंने पहले लिखा था ना। करिए जरा वो लास्ट 12 मंथ क्या है एंड ऑल चेक करो, खुद करो ना जल्दी से। लास्ट 12 मंथ क्या है? क्वेश्चन 12, डेट ऑफ वाइंडिंग अप बताओ। व्हाट इज डेट ऑफ वाइंडिंग? 2 जुलाई। Then previous 12 months. Previous 12 months क्या है? सेकंड जुलाई 84। तो बताइए कौन लायबल होंगे? लायबल ओनली इफ ट्रांसफर विद इन। कौन नहीं लायबल होगा? कौन नहीं लायबल होगा? मिस्टर ए, क्योंकि उसने 1 मार्च को ही ट्रांसफर कर दिया है, 2 जुलाई के पहले ही ट्रांसफर कर दिया है, वो लायबल नहीं होगा। नॉट मिस्टर ए, not liable for any liability. Since he had already transferred his shares twelve months before the date of winding up. ठीक है, अब वो चार्ट बनाइए आप। स्टेटमेंट शोइंग लीस्ट बी कंट्रीब्यूटरी लायबिलिटी। Statement showing B list contributory liability okay, date of transfer, incremental
outstanding liability, on date of transfer, number of shares ratio, A, B, C, D and E. क्या आप प्रोसेस करना चाहते हैं? वुड यू लाइक टू ट्राई? कैसे होगा? सो ए तो आउट हो गया है, यू नो ए इज नॉट देयर, तो ए नहीं है तो क्या डेट आया? August 15 August. What is that liability? 8,000. 15 August 8,000. कौन कौन से होल्डर है? दैट डेट बी सी डी, बी 15 के बाद नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1250, 5,000, 2,000, 250। तो रेशियो निकालिए ना, रेशियो निकालो ना। रेशियो कोई बता सकता है? 1250, 500, 2,000, 1250, 500, 2,000। सो रेशियो निकालिए 5:1, 5:81। 1250, 500, 2,000। हाँ चाय द्या, बघा थांबा, नाही चाय नको 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 नको। ठीक है, अब डिवाइड करिए, एलोकेटेड लॉस को डिवाइड करो। देखो ना, अप टू 15 अगस्त एलोकेटेड लॉस है 8,000, तब BCD शेयर होल्डर है। ये तो है ही नहीं, एक भूल जाओ। सो ये वाली तो लाइन ही कट कर डालो, ऐसा भी नहीं होता। बाद में लॉस इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा। आपको करना है ये सब, मैं चाहता हूँ खुद आप करिए। आई होप यू आर डूइंग।
चलिए खुद करो, हो गया तो मुझे बोलिए। चलिए, सो 2500, 1000, 4500, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर चेक करिए, इंक्रीमेंटल लायबिलिटी कितनी हुई, 10,750 माइनस 8,000, लेकिन अभी 20 शेयर होल्डर नहीं है, करेक्ट, तो अब 3 ही शेयर होल्डर। फिर 1 दिसंबर कितना, 13,000 and 10,750, अब 2 ही शेयर होल्डर है। और लास्ट 2,000, ओनली ई। चेक करो, चेक करो, व्हाट यू डन इज दिस। कितने लोग ने यहां तक किया, वाई वर्ड टाइप करो, वाई मीन्स अप टू दिस यू डन, इफ यू डन अप टू दिस टाइप वाई, नहीं वाई टाइप नहीं करेंगे आप लोग, वाओ वेरी गुड, ब्रिलियंट। टोटल करिए, इसको बोलते हैं टोटल allocated share of loss। ₹5 के हिसाब से देखो कितना बाकी है, इसके पास 1250 शेयर्स है, फाइन है, मैक्सिमम ही कैन ब्रिंग 6250 बट नेवर मोर देन दिस। नेक्स्ट पर्सन के पास 500 शेयर्स है, ही कैन ब्रिंग मैक्सिमम 2500। इनके पास कितना शेयर है, 2000, और लास्ट वाले के पास 250 शेयर। ये अनपेड है, अनपेड से ज्यादा तो कभी ला ही नहीं सकते। सो इट इज दिस वे, either 2500 or 6250 which is less, 1500 or 2500 which is less, 8000 or 10,000 which is less, 3000 or 1250 which is less।
कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 12,500 ये वाला सम खत्म हुआ। आप बराबर देखिए, ठीक से करिए। चले हो गया, चले आगे। 5 मिनट है। कुछ एनुअल डे की भी नोटिस आई है ना? सम नोटिस कम फ्रॉम एनुअल डे ऑल्सो। क्या नोटिस आई है? सर एग्जाम्स का क्या आएगा अभी नोटिस? एग्जाम है ना, डेट 14 या 15 को हो जाएगी। मैंने पहले भी बोला है ना एग्जाम। सर लास्ट डे ऑफ लेक्चर्स क्या है? 7 तारीख।